सहकारी समितियां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सहकारी समितियों की परिभाषा और सिद्धांत। सहकारी समिति एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि आपसी सहायता और सहयोग के माध्यम से सदस्यों की सेवा करना है। सहकारी समितियों के प्रमुख सिद्धांत। स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के स्वेच्छा से समिति का सदस्य बन सकता है। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। हर सदस्य को एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत पर वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसका निवेश कितना भी हो। सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। सदस्य समिति की पूंजी में योगदान करते हैं और लाभ का उचित वितरण होता है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता। समितियां सदस्य नियंत्रित होती हैं और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर काम करती हैं। भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। 1904 में सहकारी साख समितियां अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम मुख्य रूप से किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए था। फिर 1912 में एक और अधिनियम पारित किया गया, जिसने शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन की अनुमति दी। पुनः 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया, जिससे राज्यों को अपने कानून बनाने का अधिकार मिला। भारतीय संविधान में सहकारी समितियां। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को विशेष दर्जा दिया गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित था और इसने 3 प्रमुख बदलाव किए। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ या संघ बनाना के बाद सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, जिससे इन्हें एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया, जो राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। भाग 9(b). संविधान में एक नया भाग 9(b) जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243(j) से 243(j) तक सहकारी समितियों के प्रबंधन और कामकाज से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां। भारत में कई प्रकार की सहकारी समितियां काम करती हैं। कृषि सहकारी समितियां, जैसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स, जो किसानों को अल्पकालिक ऋण देती हैं। डेयरी सहकारी समितियां। अमूल इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाया। उपभोक्ता सहकारी समितियां, ये बिचौलियों को हटाकर सदस्यों को सीधे उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती हैं। आवास सहकारी समितियां, ये सदस्यों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करने में मदद करती हैं। मत्स्य पालन सहकारी समितियां, मछुआरों को मछली पकड़ने और बेचने में मदद करती हैं। सहकारी समितियों से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सहकारी समितियों से संबंधित सरकारी समितियों और आयोगों के बारे में पूछा जाता है। फेरी समिति 1915 भारतीय सहकारी आंदोलन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। वैकुंठ मेहता समिति 1960। इस समिति ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें दी, खासकर कृषि ऋण के क्षेत्र में। एडी गोरवाला समिति 1950। इसने कृषि वित्त के लिए एकीकृत ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की स्थापना की। शिवरामेन समिति 1979। इस समिति की सिफारिशों पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो ग्रामीण ऋण का शीर्ष बैंक है। वैश्विक स्तर पर प्रमुख अग्रदूत रॉबर्ट ओवन, इन्हें अक्सर आधुनिक सहकारी आंदोलन का पिता माना जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान उन्होंने कामगारों के कल्याण के लिए कई सहकारी सिद्धांतों और मॉडल समुदायों की स्थापना की। उन्होंने 1820 के दशक में न्यू लेनार, स्कॉटलैंड में एक सफल मॉडल मिल की स्थापना की, जहां उन्होंने बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और शिक्षा प्रदान की। भारत में सहकारी आंदोलन के अग्रदूत फ्रेडरिक निकोलसन ने ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक सिविल सेवक फ्रेडरिक निकोलसन को भारत में सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1895 में जर्मनी और इटली में सहकारी बैंकों का अध्ययन किया और भारत में उनकी स्थापना की सिफारिश की। उनकी रिपोर्ट ने सहकारी साख समितियां अधिनियम 1904 का मार्ग प्रशस्त किया। वैकुंठलाल मेहता, इन्हें भारत में सहकारी आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके नाम पर महाराष्ट्र में एक प्रमुख सहकारी अनुसंधान संस्थान भी है। सहकारी समितियों से संबंधित नियम और विनियम राज्य सरकारें बना सकती हैं, क्योंकि सहकारिता भारतीय संविधान के तहत एक राज्य विषय है। राज्य सरकारों की भूमिका। प्रत्येक राज्य का अपना सहकारी समिति अधिनियम होता है। इसी अधिनियम के तहत राज्य सरकारें समितियों के गठन, कामकाज, ऑडिट और समापन के लिए विस्तृत नियम और विनियम बनाती हैं। ये नियम राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। केंद्र सरकार की भूमिका। हालांकि सहकारिता एक राज्य का विषय है, केंद्र सरकार की भी कुछ भूमिकाएं होती हैं। अंतर राज्य सहकारी समितियां। केंद्र सरकार अंतर राज्यीय सहकारी समितियों के लिए कानून बना सकती है, जो एक से अधिक राज्यों में काम करती हैं। राष्ट्रीय नीतियां। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा देती है। संविधान में संशोधन। केंद्र सरकार ने 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से संविधान में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे इनके कामकाज में पारदर्शिता और लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। संक्षेप में, सहकारी समितियों के लिए अधिकांश नियम और कानून राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए जाते हैं, जिन्हें लागू करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार के पास होता है। सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या भारतीय संविधान के भाग 9B और राज्य सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या। अधिकतम संख्या। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य विशिष्ट नियम। यद्यपि यह संवैधानिक सीमा है, प्रत्येक राज्य का अपना सहकारी समिति अधिनियम होता है, जो बोर्ड के सदस्यों की सटीक संख्या निर्धारित करता है। ये संख्या समिति के प्रकार और उसके उपनियमों पर निर्भर करती है। पदाधिकारियों की संख्या। सहकारी समिति के बोर्ड के पदाधिकारी, जो आमतौर पर बोर्ड के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, की संख्या भी निश्चित होती है। मुख्य पदाधिकारियों में शामिल हैं अध्यक्ष, ये बोर्ड का प्रमुख। उपाध्यक्ष, यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। प्रबंध निदेशक सचिव, ये समिति के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है। संविधान में पदाधिकारियों की संख्या के लिए कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह आमतौर पर बोर्ड के सदस्यों की संख्या के अनुरूप होती है और समिति के उपनियमों में स्पष्ट होती है। इन पदाधिकारियों का चुनाव बोर्ड के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये प्रावधान 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किया गया था, ताकि कमजोर वर्गों को इन समितियों के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व मिल सके। आरक्षण के प्रावधान। संविधान के भाग 9B के अनुच्छेद 243 के तहत सहकारी समितियों के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। महिलाएं। बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित होंगी। यह आरक्षण सुनिश्चित करता है कि सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन समितियों को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने का एक प्रयास है।